सीसैट को आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। और अगर आपका मैथ्स ज़्यादा वीक है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि कोई भी एक बुक हो, RS अग्रवाल हो गई या कोई भी, तो उसको सॉल्व कीजिए। बट डेफिनेटली अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा। जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मैं खुद आर्ट बैकग्राउंड से, जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम है तो वहाँ मतलब ऑलमोस्ट डेली ट्राई कीजिए कि आप 5 क्वेश्चंस तो लिख ही रहे। वो टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल लग रहा है जो आप एथिक्स में लिख सकते हैं तो उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहिए। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप मल्टीपल सोर्सेज पढ़िए। कोई भी एक इंटरव्यू अच्छा था, इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस टू इंटरैक्ट विद पीपल एंड पीपल हु आर ऑफ सच हाई काडर, सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। क्या सब क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे? थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, थोड़े डैफ से रिलेटेड थे, तो ओवरऑल मिक्स था। जी, DAF से क्या सब पूछा गया मैम? DAF से जैसे एजुकेशन के बारे में पूछा गया और जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा गया। जो भी मैंने मेंशन किया था अचीवमेंट में, वो सारी चीज़ें पूछी गई। मेरे स्टेट से पूछा गया। जी, आप कितने टाइम से UPSC की तैयारी करते हो? मैं 2020 से मैंने शुरू किया था तैयारी करना। जी, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये 4th अटेम्प्ट था। 4th था। मेंस कौन सा था? तीसरा मेंस। तीसरा मेंस। पिछली बार ही मतलब क्या गलतियाँ रही जो कि आपका मतलब? मैं पिछले साल ही सिलेक्ट हो चुकी हूँ। मैं अभी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो? जी। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे जो नए बच्चे होते हैं UPSC की तैयारी करते हैं, उनका प्रीलिम्स ही नहीं होता है कई लोगों का? ये प्रीलिम्स काफ़ी डाइसी है, तो प्रीलिम्स के लिए आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उससे ज़्यादा फिर आप कर नहीं सकते हैं। फिर आपको थोड़ा एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे 100 में से शायद 25 या 30 क्वेश्चंस ही आएंगे। तो वहाँ बैठ के जो आपकी नॉलेज होगी, जो आपका बेसिक का नॉलेज है, वो यूज़ करके आपको बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आई वुड से कि अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड जितना हो सके PYQs को प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2013, तो 13 के बाद से तो सारे PYQs आपको अगर मैं बोलूँ रटे होने चाहिए। अच्छा, रटे होना चाहिए जी। PYQ सीसैट के लिए आपने क्या किया था? कई बच्चे मतलब सीसैट में ही फंस जाते हैं। सीसैट को आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। और अगर आपका मैथ्स ज़्यादा वीक है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि कोई भी एक बुक हो, RS अग्रवाल हो गई या कोई भी, तो उसको सॉल्व कीजिए। बट डेफिनेटली अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा। जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मैं खुद आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो उसी से मैं बोल रही हूँ कि PYQs के अलावा और कोई आपको बेटर गाइड नहीं कर सकता है कि UPSC क्या पूछ रहा है। PYQs एंड देन मैंने RS अग्रवाल की बुक सॉल्व की थी, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा आपका स्ट्रेंथ क्या है, इंग्लिश है या लॉजिकल रीजनिंग है या न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि सॉल्व करना है विद इन टाइम लिमिट करना है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जी मैम, NCERT का क्या योगदान होता है? कई कैंडिडेट से हम लोगों ने बात किया, कुछ लोग बोलते पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो कौन सी पढ़ना चाहिए, कौन सी? देखिए, NCERT तो आपको बेस बना के देगी। सिर्फ NCERT काफ़ी है नहीं, NCERT के अलावा भी बुक्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट जैसे NCERT आपकी हिस्ट्री की हो गई, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, वो पढ़ना चाहिए आपको। ज्योग्राफी के लिए 11th 12th NCERT आपको पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि जैसे मेंस के लिए कुछ टॉपिक है जो आप पॉलिटी के लिए NCERT से पढ़ सकते हो, तो NCERT ज़रूरी है बट बेसिक लेवल है वो। NCERT पे आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। जी, मॉक टेस्ट आपने कितना लगाया था प्रीलिम्स के लिए? जी, प्रीलिम्स के लिए जब मतलब पहली बार प्रीलिम्स दे रही थी तब मैंने 20-30 मॉक्स लगाए थे। फिर ओवर द टाइम मतलब क्योंकि मैंने ऑलरेडी 30 मॉक्स लगाए हुए तो वो थोड़ा कम होता गया। बट अगर आप पहले या दूसरी बार दे रहे हैं, आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि मॉक एंड PYQs आप बार बार सॉल्व करें। आंसर राइटिंग आप कितने टाइम करते थे? आंसर राइटिंग जो ये एक तो टेस्ट सीरीज़ मैंने ली हुई थी ऑल ईयर लॉन्ग वाली, एंड जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम है, तो वहाँ मतलब ऑलमोस्ट डेली ट्राई कीजिए कि आप 5 क्वेश्चंस तो लिख ही रहे। वो टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है आंसर राइटिंग के लिए। जी, GS4 पेपर के लिए आपने क्या किया? काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है GS4 पेपर। GS4 मतलब देखिए, मैं कहूँगी कि आप कोई भी एक कोचिंग का नोट्स उठा सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कीजिए। तो जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में अगर आपको कोई एग्जाम्पल लग रहा है जो आप एथिक्स में लिख सकते हैं, तो उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहिए। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप मल्टीपल सोर्सेज पढ़िए, कोई भी एक कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए और उसमें ऐड ऑन कीजिए। ईयर लॉन्ग आप न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स उसमें ऐड कीजिए। जी मैम, इस बार का जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर्म फिल में काफ़ी मतलब बच्चों को डिफ़िकल्टी आ रही है, इस पर आप बताओ। यानी अभी टाइम है फॉर्म फिल करने में, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सिलेक्टेड हो पहले, तो आपको पता होगा, तो उसके बारे में कुछ बताओ।
मुझे एक्चुअली इस बार मैंने सुना है कि कुछ चेंजेस आए हैं, जी। तो फॉर्म फिल करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिए कि क्या क्या चेंजेस है। अगर आपके कोई फ्रेंड है या कोई जान पहचान के है तो उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। आई एम श्योर कि कोचिंग वाले भी कुछ फ्री इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस आ रही होंगी क्या करना है, तो उसको एक बार देख लीजिए। डोंट बी इन अ हरी टू फिल द फॉर्म, क्योंकि थोड़े चेंजेस आए हैं इस साल। आराम से उसको पढ़ के कीजिए, बट आई एम श्योर कि कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, तो ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी वगैरह का आपने कितना यूज़ किया था? चैट जीपीटी हम यूज़ कर सकते हैं कुछ आंसर फॉर्म करने के लिए, कभी कोई ऐसे में कोई आपको पोएम लिखनी होती है कुछ, बट एक लिमिट तक ही वो आपको Authentic help नहीं कर है उतना सकता क्या? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकता ना, आप सारे आंसर चैट जीपीटी से लिख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे तो आपको एग्ज़ाम में चैट जीपीटी मिलेगा नहीं। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, हाँ कुछ चीज़ों के आंसर फ्रेमिंग के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर लीजिए, बट आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप कैसे आंसर्स लिख पा रहे हो, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जी। मेंस के लिए आपने करंट अफेयर कैसे किया था? मेंस के लिए मैंने एक मैगज़ीन उठाई थी कोचिंग की और उसको पढ़ा था, और न्यूज़पेपर पढ़ती थी रोज़। तो आई थिंक न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही होगा, एंड कोई भी एक कोचिंग की आप मटेरियल उठा लीजिए, उसको फिर आप 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, बट कोई एक मटेरियल आई वुड नॉट सजेस्ट कि मल्टीपल चीज़ें पढ़िए। शॉर्ट नोट्स मैम आपने मंगाया था, कैसे बनाया था? वही जो मेरे नोट्स थे वो प्रीलिम्स से पहले रेडी थे, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में शॉर्ट नोट्स मैंने खुद बनाए थे। तो मेरे पास हर एक टॉपिक के लिए आप या एक GS1 का पेपर है तो उसमें 10-15 पेजेस का शॉर्ट नोट्स होगा, जो एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले मैं रिवाइज़ करूँगी। तो वो शॉर्ट नोट्स जो वो टाइम पीरियड होता है प्री और मेंस का, उसी टाइम बनाया था। जी। अंत में आप नए बच्चों को क्या कहना चाहोगी, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं? अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। यू शुड हैव अ रीज़न व्हाई यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको ये एग्ज़ाम लिखना है, तो फिर आपको पता करना होगा इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एग्ज़ाम का नेचर क्या है। अगर आपको लगता है आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप कोचिंग लीजिए, बट आई वुड से कि सिलेबस और PYQs पहले देख लीजिए, एंड उसके बाद यू डिसाइड कि आपको कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए। ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू।